हाँ मैम भूमिका, मेरा नेट मिशन नहीं आएगा, आज 3 GB चार्ज हो गया, फाइनली मेरा डेटा खत्म हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो जानवी, योर फेस्टिवल गिफ्ट। चलो, ग्रीन हाउस इफेक्ट मेरे साथ दिक्कत हो गई आज। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ बेयरिंग न्यूक्लियर वेस्ट? चलो फटाफट से रीड करो, मुझे आंसर दे दो। ओके, मेरे को शायद एक आंसर आ भी गया, जानवी नहीं दिया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेप्थ ऑफ टू bury न्यूक्लियर वेस्ट? ओके, आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम जानवी, प्राची, भूमिका, गिव मी द आंसर्स। A, D और A, these are the answer of जानवी, and भूमिका ने दिया है A, C, D। A, C, C कैसे आया भूमिका? हाइपरटेंशन है, ये क्या किया भूमिका? D, C, this is right। what is the recommended? प्राची आंसर नहीं आ रहा है, नेट नहीं चल रहा क्या? ओके, A, D, A, ये प्राची के आंसर है A, D, A, ठीक है। ऑल राइट, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेथ ऑफ बेयरिंग? दिस इज डेफिनेटली 500 मीटर से ज्यादा हमने पढ़ा था। एट लोअर डोजेस न्यूक्लियर रेडिएशन कॉजेज व्हाट वेरियस डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज करता है, राइट। सो दैट कुड बी डेथ, बिल्कुल वो भी हो सकता है, कैंसर, हाइपरटेंशन, बोथ ए एंड बी। कॉज डी, एट हायर डोजेस न्यूक्लियर रेडिएशन कॉजेज डेथ, ऑफ कोर्स, ठीक है। लीथल, हमने डेथ नहीं यूज किया था टर्म, हमने लीथल टर्म यूज किया था, ठीक है। एंड मोस्ट फ्रिक्वेंट जो होता है लोअर डोजेस पे, इट इज कैंसर, ऑन्कोजेंस हो जाते है हैं। ना, राइट। चलो अगला देखो, which of the following statement is wrong? Radiations at lower dose causes cancer, radiations at higher dose is lethal, nuclear waste should be stored in shielded container and buried 50 meter deep below earth surface, and nuclear waste should be dumped। अरे तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन डी, है। डी, राइट, तीनों सही थे, मुझे लग ही गया, फिर डी मैंने है ना, पढ़ा भी नहीं, बहुत ही सीधे फर्जी बोला डी। क्वेश्चन हो गया तो। ओके, चेरनोबाइल, मतलब मेरा मन ही नहीं किया मैं तुमसे पूछूं, खुद ही बता दिया मैंने। फिफ्थ का बताओ, ये इंसिडेंट नाम बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कौन मैम से हम उससे न्यूक्लियर रिलेटेड? पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट ही हो न्यूक्लियर ही सकता होगा, है। इसके साथ एक और बताया था, वो नाम और बता दो चलो मुझे, 6 क्वेश्चन हो जाएगा वो। एक यूएसए वाला इंसिडेंट बताया था ना, क्या था वो? इसकी जगह अगर वो होता तो क्या नाम था? पता तो था। मुझे तो नहीं याद, तुम ही बता रहे हो। प्राची, भूमिका? एक बार मैम बैक टू बैक स्लाइड करना, कुछ चेक करना। नो 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 नो। प्राची, समथिंग आइलैंड इंसिडेंट यूएसए। हाँ कर, आपको आता तो है मैम, फिर क्यों हमें परेशान करे, बता दो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैं भी तो भूल सकती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। मैं कुछ बताती चीजें हूँ मैम, भूलने का हक तो टीचर को भी होता है। समथिंग आइलैंड इंसिडेंट, अब इसके वो आगे तो याद मैंने नहीं आ बता रहा। दिया, आइलैंड 3 माइल, 3 माइल आइलैंड। राइट, 3 3 माइल माइल आइलैंड आइलैंड इंसिडेंट। इंसिडेंट इन यूएसए, राइट। ओके, चलो अभी हम ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब इतने मजेदार टॉपिक चल रहे हैं इस चैप्टर में, तो तुम्हें लगता होगा कि तुम ही पढ़ा दोगे मुझे, है ना? लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कुछ बिल्कुल ना हो कुछ सकता है, निकल मुझे ही पता आता नहीं है, है। कभी चलो, व्हाट इज चेरनोबाइल, कभी 3 माइल। ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो सन की वजह से रेडिएशन अर्थ पे फॉल होती है और जो कैप्चर हो जाती है हमारी लेयर्स में, उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। राइट, जो ग्रीन, बिल्कुल सही, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली यहाँ का भी देखा है, ग्रीन हाउस प्लांट देखा हाँ देखा है ना? कब, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें ये पता है कि जो ग्लासेस होते हैं, दे हैव अ प्रॉपर्टी कि दे अलाउ लाइट टू पास इन बट दे डू नॉट अलाउ हीट टू escape, राइट। अंदर तो आने देते हैं पर हीट को बाहर नहीं जाने देते। इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया, ऐसे ग्लास चेम्बर्स में प्लांट्स को रखा ताकि वो प्लांट जब, मतलब विंटर्स में हमें पता है कितनी देर धूप में बैठे रहो, बट स्टिल वो हीट तुमको फील नहीं होती, राइट। तो उस केस में हमने क्या किया, इनको ज्यादा हीट चाहिए प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो हमने ये पूरा वैसे ट्रांसपेरेंट रूफ और वॉल वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे रेडी किया। हीट अंदर आती है, कंपेरेटिवली अगर बाहर का टेम्परेचर एक्स है तो अंदर का टेम्परेचर एक्स प्लस समथिंग हो जाता है, बिकॉज बहुत सारा हीट एक्यूमुलेट हो गया, है ना। तो इस तरीके का, और इस पूरे सेटअप को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। तो नॉर्मली भी गाड़ी के अंदर होता है अक्सर, गर्मियों में जब धूप में गाड़ी रखी रहती है और उसमें जाके बैठते हो तो कितनी गर्म हो बहुत जाती गंदी स्मेल भी आती है साथ में।
है ना, बिल्कुल दिमाग ही खराब हो जाता है ना थोड़ी देर, तो जब तक ऐसा होता है बस एसी चलाओ और उसके बाद ही गाड़ी स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज ग्रीन हाउस। अब इस ग्रीन हाउस इफेक्ट को हमने नेचुरली कहाँ पे देखा, बिल्कुल हम इस बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरली अकरिंग फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस एंड एटमॉस्फेयर। कि जो अर्थ का सरफेस होता है और उसका एटमॉस्फेयर होता है, उसकी हीटिंग में एक बहुत नेचुरल फिनोमेना है। कैसे, ठीक है, मतलब ये मान लो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है एटमॉस्फेयर में, नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर नहीं है, तो जो एवरेज टेम्परेचर है ना अर्थ का, तो नॉर्मली वो कितना -18 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी क्या होता है, अभी जो एवरेज टेम्परेचर है, मतलब पूरे अर्थ का एवरेज अगर निकालते हैं तो वो रहता है +15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द एवरेज टेम्परेचर। अब चाहे तुम पोल्स का, ट्रॉपिकल का, टेम्परेट रीजन सबका काउंट करके उनका एवरेज निकालते हो, और अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचर में नहीं होगा तो एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा, माइनस। उस केस में शायद दिल्ली में भी बर्फ पड़ जाए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज देयर। सो इसलिए नेचर में हमारे लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इफेक्ट क्या होता है वो तो तुमको पता है, यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सी, अब क्या एग्जैक्टली है क्या यहाँ पे, व्हाट एग्जैक्टली मैकेनिज्म की अगर हम बात करें कि व्हाट एग्जैक्टली इज द मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बताओ क्या समझ में आता है? मैम इसमें क्या होता है, मैं बताऊं जितना मुझे पता है। बिल्कुल बताओ, बहुत कुछ लिखा है इस डायग्राम में। सन से रेडिएशन फॉल होती है, फिर वो अर्थ पे आती है, तो वो अर्थ थोड़ा अब्सॉर्ब करता है, थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक करता है, मतलब ऑलमोस्ट तो रिफ्लेक्ट बैक ही करता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है जो करता है, क्लाउड्स होते हैं, जो क्लाउड्स हैं, जो गैसेस हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट कि क्लाउड्स और गैसेस, यहाँ पे पूरा सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है, क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं, मोस्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, दे रिफ्लेक्ट 1/4 ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन। कि जो 1/4 ऑफ रेडिएशन को तो ये क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, ठीक है। और सम ऑफ इट दे एब्जॉर्ब, मतलब जो ऑलमोस्ट जो होता है, कुछ इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, बादल ने खुद ही एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, 1/4 रिफ्लेक्ट कर दिया, बट मेजर पोर्शन जो होता है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ, अगर मैं बोलूं 1/4 रिफ्लेक्ट कर दिया, 1/4 मान लेते हैं, चलो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया कुछ पोर्शन, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे आ रही है वो अर्थ के सरफेस पे आती है, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे आती हैं और उसको हीट अप करती हैं, वाइल जो बहुत स्मॉल पोर्शन है, बहुत सारा स्मॉल पोर्शन है, अब देखो कुछ पोर्शन यहाँ से वापसी क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, वापसी रिफ्लेक्ट, जो कि हमारी लेयर में ट्रैप हो जाता है, मीथेन वाली में और कार्बन डाइऑक्साइड वाली लेयर में। अच्छा मैम गई, बिल्कुल। अब हमें पता है जो अर्थ का सरफेस है तो वो मैम ये री-एमिट जो कर होता है रहा वो ओजोन होल को प्रमोट करता है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन O3 का ब्रेक डाउन को वो करता है, कैटलाइज करता है। कैटलाइज, तो देखो बहुत ही, ये डायग्राम में देखो सब कुछ इन्होंने दिखा दिया, ये वाला पॉइंट समझ में आया 1/4 वाला। उसके बाद क्या हुआ, जो अर्थ के सरफेस से जो री-एमिट हो रही है, अर्थ के सरफेस से री-एमिट जो लाइट्स हो रही हैं वो इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो रही हैं। अब नॉर्मली क्या हो रहा है, जब सन से ऐसे आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे टकरा के जो वापसी जा रही है, वापसी जो जा रही है सीधा चली जानी चाहिए, बट ये स्केप नहीं होती है आउटर स्पेस में, बल्कि क्या हो जाता है, जो गैसेस प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो H2O प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, CH4, जो गैसेस ऊपर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं, वो उस इंफ्रारेड वाले जो एनर्जी वहां से आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अभी 3 चीजें तुमने यहाँ पे पढ़ी, क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट किया 1/4, कुछ पोर्शन उन्होंने एब्जॉर्ब किया, बाकी हाफ ऑफ सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, ठीक है, उस अर्थ के सरफेस पे जो आ रहा है ये एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, ये सब एब्जॉर्ब हो गया, कुछ पोर्शन इन टर्म्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस री-एमिट हो रहा है, विच फर्दर एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, CH4, H2O, CO2 जो है ये उनको एब्जॉर्ब कर रही है। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, कि जो मॉलिक्यूल्स ये गैसेस के हैं, ये क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी, ये क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, ये देखो ये ऐसे दिखाया है, यहाँ से ये इन्होंने एब्जॉर्ब किया और इस हीट एनर्जी को इन्होंने क्या किया, रेडिएट कर दिया, देखो सबके आसपास से तुम्हें ऑरेंज रेड कलर के ये रेडिएशंस रिफ्लेक्ट बैक होते दिख रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रेडिएट हीट एनर्जी, और जो उसका मेजर जो ये रेडिएट कर रहे हैं
उसका मेजर पार्ट दोबारा से देखो अर्थ पे आ रहा है, दोबारा से कहाँ आ रहा है, अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। क्यों? दोबारा से उसको हीटअप करने। सोलर रेडिएशंस तो आ ही नहीं है, थोड़ा सा मैं साफ कर देती हूँ डायग्राम को, वापसी से गंदा कर दिया मैंने, ठीक है। सोलर रेडिएशन जो सीधा आके हीटअप कर रही है, ऑलरेडी हमारा टेम्परेचर बढ़ चुका है ना, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वो फिर से एब्जॉर्ब करके फिर वो क्या कर रहे हैं, उसमें से एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। रेडिएट करके वो वापसी सरफेस पे आ रही है और हीटिंग कर रही है अर्थ के सरफेस का वंस अगेन। एंड दिस डाउनवर्ड फ्लक्स, ये जो डाउनवर्ड फ्लक्स होता है रेडिएशन का, इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस फ्लक्स। Because these gases which are present here, these are acting like that glass जो कि टेम्परेचर रेज कर रहा था, ठीक है, उसको हीट अप कर रहा था, तो उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। सो दिस इज ग्रीन हाउस फ्लक्स। और ये साइकिल रिपीट होती रहती है, ठीक है। और हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी आती हैं? CH4, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन की ऑक्साइड, CO2 एंड CFC तो ऑफ कोर्स है ही, बहुत बड़ा रोल है। इतनी बात समझ में आई। और कई बार ऑफ कोर्स वाटर वेपर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी रेडिएट करते हैं। इज इट क्लियर? प्राची, भूमिका, इतनी बात समझ में आई? यस और नो? ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी। पूरा जो मैकेनिज्म है ना ग्रीन हाउस का, वो इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यू नीड टू नो दिस पर्टिकुलर स्लाइड वेरी वेल। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कैसे ग्रीन हाउस फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जो ये जितनी भी गैसेज हैं इनको ग्रीन हाउस गैसेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अभी 3 मॉलिक्यूल थे तो 3 काम कर रहे हैं, 4 होंगे तो 4 काम करेंगे, 5 होंगे तो 5 काम करेंगे। ऑलराइट, सी विदाउट ग्रीन इफेक्ट, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी तुमको, -18 डिग्री जो कि हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है। ऑलराइट, अब इससे पहले मैं बात करती हूँ इफेक्ट्स की। ग्लोबल वार्मिंग पे आ गए हैं। बताओ व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमने देखा, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? भूमिका, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? बताओ। Increase in level of greenhouse gases leads to considerable heating of earth। अभी 3 मॉलिक्यूल थे, 4 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 25 हुए। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा ग्रीन हाउस जो फ्लक्स है वो ज्यादा होगा। बार बार रेडिएशन होगा इंफ्रारेड का। इंफ्रारेड क्या होती है? लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट होती है, हमारी लाइट रेज होती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ कंसिडरेबल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, तो बहुत अच्छे से पता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, कितना कंट्रीब्यूशन है? मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? CO2 का है, 60%। उसके बाद आते हैं तुम्हारी मीथेन गैस, दैट इज CH4, फिर CFCs एंड देन नाइट्रस ऑक्साइड। CFC तो बहुत ही ज्यादा हम यूज कर रहे हैं ना आजकल। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? ऑलराइट, चलो अभी हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो एक इफेक्ट जो तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसका एक तो हो गया हमारा ग्लोबल वार्मिंग, वो हमें समझ में आया। नेक्स्ट है एल नीनो इफेक्ट। व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट? सुना है इससे पहले? व्हाट इज दिस? व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट? सी एल नीनो इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ओवर लास्ट 3 डिकेड्स, ठीक है, जितने भी लास्ट 3 डिकेड्स है, जो टेम्परेचर है ना अर्थ का, ओके, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का, दैट इज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, इससे इंक्रीज हुआ है। अब ठीक है, इस चेंज इन टेम्परेचर की वजह से क्या हो गया कि बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग गए एनवायरमेंट में, ठीक है, और क्लाइमेटिक चेंज आने लग गए, ठीक है। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज एल नीनो इफेक्ट, लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर्स। समुंदर के सरफेस में अगर टेम्परेचर में चेंजेस आएगा, ठीक है, अगर उसमें टेम्परेचर में चेंजेस आ गया तो वो इवेपोरेशन होना, वो पूरी वाटर साइकिल होना, वो विंड का फ्लो करना, उसकी डायरेक्शन, हीटिंग इफेक्ट, प्रेशर इफेक्ट जो तुम पढ़ते हो सारा, ठीक है, उन सब में चेंजेस आ जाएंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज एल नीनो इफेक्ट, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ऑलराइट,
अगला इफेक्ट मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एज वेल एज हिमालय स्लो कैप्स। ये तो हो ही रहा है, टेम्परेचर रेज हो रहा है तो हमारी मेल्टिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाएंगे और बहुत सारे कोस्टल एरियाज तो सबमर्ज हो ही सकते हैं। नहीं, मीचर्स की बात नहीं करेंगे, और भी कुछ इफेक्ट्स है। और क्या है, राइजिंग ऑफ सी लेवल हो गया, वार्मिंग होने लग गई तुम्हारी एटमॉस्फेयर के ऊपर लेयर की, ठीक है। सो क्या हो रहा है, वार्मिंग ऑफ, दिस इज ऑल्सो इफेक्ट, ये याद रखना, वार्मिंग ऑफ ट्रोपोस्फेयर, warming of troposphere and cooling off, this is important, ठीक है, called cooling of strato and thermosphere, this is again one effect of this, all right। and एक और term आ जाता है, कई जगह तुम effects में पढ़ते हो, CO2 fertilization effect। प्राची, any idea what is CO2 fertilization effect? Global warming, El Nino, warming and CO2 fertilization, what is this? चलो, C3 C4 पढ़ा है हमने, yes or no? अब क्या होता है कि if there is increase in CO2, ठीक है, in atmosphere, कि हमने एटमॉस्फेयर में CO2 को बढ़ा दिया है, राइट। अब जिसकी वजह से क्या होगा, it leads to increase in productivity of C3 plants, ठीक है, पहली चीज, दिस इज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट, प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, एंड साथ ही साथ इट डिक्रीजेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्यों? क्योंकि CO2 कॉन्सेंट्रेशन आपके स्टोमेटल अपर्चर की क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प आउट करता है, सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, वाई? ड्यू टू पार्शियल स्टोमेटल क्लोजर, ड्यू टू पार्शियल stomatal closure, this is important, note it down, फिर आगे चलते हैं, these two things are important, alright, बाकी सब तो तुमको पता ही है। अच्छा, एक फुल फॉर्म और बताओ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारी ग्लोबल वार्मिंग और ये क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल करती है, IPCC, फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPCC? प्राची, what is the full form of IPCC? बताओ। All right, it is Intergovernmental Panel on Climate Change, Intergovernmental, ठीक है, Panel on Climate Change। इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें। Measures to control global warming, reduce fossil fuel usage, ठीक है, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, डेफिनेटली CO2 के हमने क्यों बढ़ा दिए इतने ज्यादा CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल नेचर में, आपने डिफॉरेस्टेशन इतना कर दिया, आप ये इनकम्प्लीट कंबशन फॉसिल फ्यूल इतना ज्यादा यूज करते हो जिससे CO2 रिलीज होती है और बढ़ जाती है, ठीक है, और CO2 को बैलेंस तो प्लांट्स ही करते हैं, तो उसको कंट्रोल कर दोगे तो डेफिनेटली वी नीड टू प्लांट ट्री and reduces human population, of course, respiration, CO2, right? So here we are done with the first topic of today's lecture, that is what एक चीज और इसमें लिख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग में, सब्स्टिट्यूट ऑफ CFCs, ठीक है। तो अभी हमें शुरू करना है नेक्स्ट ओजोन के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग देख लिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लिया, लास्ट टॉपिक है हमारा ये, इसमें फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन भी है, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन, बताओ मुझे फटाफट से। ऑलराइट, ठीक है, O3, ओके। टाइप्स ऑफ ओजोन पता है? चलो, वी हैव क्वेश्चंस अगेन, read the question and give me the answers. Of temperature of the earth last 3 decades, 0.6, right? How can you control global warming? Reduce deforestation by slowing down growth of all of the above, of course.
With greenhouse effect, what would have been the average temperature of Earth's surface without greenhouse -18 डिग्री सेल्सियस? ठीक है, बिल्कुल सही है। प्राची एक गलत हो गया बस। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 4 and 5 and give me the answer. What is the result of El Nino effect? ठीक है, एल नीनो इफेक्ट का क्या रिजल्ट है वो मुझे आप बताओ। ठीक है, ओजोन एंड इफेक्ट्स ऑफ यूवी रेडिएशंस। अच्छा, ओके, राइट। हमें पता है कि इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऐसा ही होता है ना, कि जो यूवी रेज होती हैं दे फॉल्स ऑन दीज O2 मॉलिक्यूल्स, देन दीज which due to which they splits down into O atom, right? then अब क्या होता है, दिस इज हाईली रिएक्टिव। O atom तो कोई स्टेबल फॉर्म नहीं है, O2 is the stable form of oxygen but O atom is not the stable form. What it does now, again with the help of UV radiation, it combines to form O3। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है और आपका ओजोन बनता रहता है। ओजोन जो होता है इट इज ऑफ टू टाइप, बैड ओजोन एंड गुड ओजोन। एनी आइडिया व्हाट इज बैड ओजोन और इट इज गुड ओजोन? चलो ये तो पता होगा यार, बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हेल्प मी आउट, व्हाट इज बैड ओजोन एंड व्हाट इज गुड ओजोन? देखो सबसे पहले डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो गुड ओजोन होती है ये अपर एटमॉस्फेयर में फॉर्म होती है। ठीक है, 90% ऑफ ओजोन इज इन दिस द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, गुड ओजोन अपर एटमॉस्फेयर एंड 90% ऑफ ओजोन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। बैड ओजोन दिस इज इट इज फाउंड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एंड 10% ऑफ ओजोन इज इन दिस इज 10% ऑफ टोटल ओजोन, बिकॉज कमी होता है ना नीचे, तो सारा तो ऊपर ही होता है। ठीक है, और यही वाला जो बैड ओजोन होता है ना, इट हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इट हार्म्स, क्यों बैड है? बिकॉज ये लोअर एटमॉस्फेयर में, ये ट्रोपोस्फेयर में है, और ओजोन हमारे लिए हार्मफुल होता ही है। हमें ओजोन नहीं चाहिए। ओजोन इज गुड फॉर अस बिकॉज इट इज फॉर्मिंग अ शील्ड ऑन द एटमॉस्फेयर टू प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर, सॉरी टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ यूवी रेज, राइट? बट अगर ये हमारे आसपास ऐसे घूमने लग जाएगा तो इट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, सो इट हार्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, that's why it is bad ozone. And what is good ozone? It is the upper one which is found on the basically stratosphere. ठीक है, strato and tropo याद रखना please, this is important, don't forget that. राइट तो हमें बहुत अच्छे से पता है जो यूवी रेज होती हैं दे आर हाईली इंजूरियस टू अस, क्योंकि हमारा जो भी डीएनए होता है, प्रोटीन्स होते हैं ना, दे एब्जॉर्ब्स यूवी रेज, मतलब जेनेटिक लेवल पे। ऐसा नहीं सिर्फ स्किन के लेवल पे हमको नुकसान पहुंचाती है, इट हार्म्स अस ऑन द जेनेटिक लेवल, बिकॉज हमारा डीएनए प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेज को, और इतनी ज्यादा हाई एनर्जी इसमें होती है, ब्रेक्स द बॉन्ड। मतलब डीएनए का बॉन्ड ही ब्रेक कर दिया इसने, वहां पे जितना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और जो भी अदर बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन दी नाइट्रोजीनस बेसिस, सब तोड़ दिया इसने। तो डीएनए तो बचा ही नहीं, डीएनए को ना जेनेटिक कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो उनको ब्रेक कर देता है और हमारी सारी डिजीज कॉज करता है। इतना हम याद रखेंगे। सी, बैड ओजोन हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, नीचे वाला बैड ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में, बाहर वाला कहाँ पे था? गुड ओजोन कहाँ था? स्ट्रेटोस्फेयर में था। बैड ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन पॉल्यूटेंट एमिट्स बाय कार, पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज रिएक्ट केमिकली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ओजोन बन जाता है। गुड ओजोन कहाँ पे होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, बाहर वाली होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गुड ओजोन? एक्ट्स एज अ शील्ड, इट एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन फ्रॉम सन। ठीक है, दिस इज ओजोन लेयर, ये सब क्या कर रही है? एब्जॉर्ब कर लेती है और सिर्फ विजिबल लाइट को नीचे आने देती है और यूवी रेडिएशंस को रोक लेती है। ये इज इट क्लियर? ऑलराइट, जो थिकनेस होती है ना ओजोन लेयर की, जो थिकनेस होती है ओजोन लेयर की, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। ठीक है, डॉप्सन यूनिट एंड 1 DU। ठीक है, 1 डॉप्सन यूनिट इज इक्वल टू 1 ppb, and you guys are very well familiar what is ppb। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? गुड ओजोन बैड ओजोन क्लियर है? सी, अभी मैंने बोला ये बिफोर हमारा, और ये आफ्टर। देखो कैसा होगा, टूट गया ना पूरा डीएनए, विच इज नॉट वेरी गुड थिंग। ऑल राइट, आगे चलें अभी। इतना क्लियर है? सी, ओजोन
All right. I was saying the effect of ozone depletion. ठीक है, तो UV radiations जो होती है wavelength shorter than UVB, they completely absorbed by ozone layer. ठीक है, बेसिकली अर्थ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर देता है. अब UVB जो होता है, ठीक है, UVB जो होता है, व्हाट इट डज, इट डैमेज DNA. UVB रेडिएशन पासेस थ्रू ओजोन. ठीक है, देन इट डैमेज DNA, इट कॉजेस म्यूटेशंस. DNA को डैमेज करके ये क्या कॉज करती है, म्यूटेशन कॉज करती है. ठीक है, अब इसी की वजह से UVB क्या होता है, जब भी आपका डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, तो वो सब तो एब्जॉर्ब हो गया और UVB आपका अर्थ पे आ रहा है. अब UVB के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, लेट्स सी द इफेक्ट. कैटरैक्ट. कैटरैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सी दिस इज, ये हो रहा है व्हाइटिश हो गया पूरा आई बॉल आपका ये यहाँ पे. सो व्हाट इज कैटरैक्ट कॉल्ड इन हिंदी, बताओ मुझे. स्नो ब्लाइंडनेस, स्किन कैंसर. ठीक है, ये सारी की सारे बेसिकली आपका कॉर्निया डैमेज कर देता है ये. दीज ऑल आर डिसऑर्डर्स व्हिच आर कॉज्ड बाय ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, ये मैंने बता दिया, डॉप्सन यूनिट में हम मेजर करते हैं. ऑलराइट, ओके. सी, ओजोन प्रोडक्शन हमें पता है, ओजोन डिग्रेडेशन. अब गिव मी दैट नेम ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच डिग्रेडिंग द ओजोन, बताओ मुझे. There should be a balance in between the production and degradation of ozone in the stratosphere. Absolutely correct. बिल्कुल balance होना चाहिए. And this balance has been disrupted due to enhancement of ozone degradation by CFCs. कहाँ पे use करते हैं हम CFCs को, प्राची? भूमिका आपका भी नेट गया, I guess. So प्राची, where do we use CFC? Is the net working properly, प्राची? Yes or no? सी, तो CFC को हमें पता है, हम रेफ्रिजरेटर में, एसीज में इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं. बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो CFC होता है, दिस इज द मेजर कॉज जिसकी वजह से हमने ओजोन में डिप्लीशन देखा है. ठीक है, ओजोन की थिनिंग होना शुरू हो गई है. ऑलराइट, सो CFCs are used as a refrigerant are discharged and reaching the stratosphere. अब स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है, UV रेज एक्ट ऑन CFCs. UV रेज क्या करती है, CFC पे एक्ट करती है. कैसे, लेट्स सी हियर कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द स्ट्रेटोस्फेयर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, तो वो CFC3 ये है. ठीक है, इस पे UV रेज एक्ट करती हैं एंड दे रिलीजेस क्लोराइड आयंस इन द एटमॉस्फेयर. तो ये डाइक्लोराइड के फॉर्म में रह गया और एक Cl आयन यहाँ पे रिलीज हो गया. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग अगेन, CFCl2 है, इस पे फर्दर आपकी UV रेज एक्ट करेंगी. ठीक है, दोबारा से इस पे UV रेज एक्ट करेंगी और दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू द CFCl फर्दर क्लोराइड आयन. राइट, सो सी, यही बात यहाँ बोली है, रेज एक्ट ऑन CFCs रिलीजिंग क्लोरीन एटम व्हिच डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. वो क्या करता है, ओजोन रिलीजिंग, बेसिकली क्या कर, ये जो क्लोरीन है ना, इट रिएक्टिंग विद द ओजोन. ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब वापसी अगली स्लाइड पे जाते हैं. ठीक है, मतलब ये मान लो एक एक्टिव क्लोरीन, ऐसा माना जाता है, एक एक्टिव क्लोरीन, वन एक्टिव क्लोरीन कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन डिस्ट्रॉय 5,000 molecules of ozone in 1 month. ठीक है, और जितने टाइम तक, और इसकी पूरे लाइफ स्पैन में अराउंड 1 लाख ओजोन. तो सोच रहे हो, एक महीने में अगर एक क्लोरीन ने 5,000 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय किया, तो कितने सारे क्लोरीन तो हम ऐसे रिलीज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, जो स्ट्रेटोस्फेयर में जा रहे हैं, तो वो कितना ओजोन डिप्लीशन कर रहे होंगे. एंड व्हाट दे डज, they are going to react, chlorine atom is going to react with the ozone. ठीक है, और what they are going to do, ये बन गया क्लोरीन और ये ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बन गया आपके. और पहले क्या हो रहा था, पहले ये O3 स्प्लिट होता था ऐसे, O2 और O में स्प्लिट होता था. अब ये O जाके कहीं और किसी दूसरे O2 के साथ 2 मॉलिक्यूल कंबाइन करके फिर O3 बना लिया. ऐसे दूसरा O3 है जो स्प्लिट हो रहा है O2 और इसमें, है ना,
और ये कहीं कंबाइन कर जाएगा, O3 बना लेगा दोबारा से, ये कहीं कंबाइन करके दोबारा O3। तो ये डिग्रेडेशन एंड फॉर्मेशन बहुत बैलेंस चलता रहता है। अब यहाँ पे O तो फ्री नहीं है ना, कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद ये ClO फर्दर रिएक्ट करता है, ClO फर्दर रिएक्ट करता है दूसरे O3 मॉलिक्यूल के साथ, और क्या, क्लोरीन ऐसे रह गया और साथ में ऑक्सीजन बन गया। अभी भी फ्री ऑक्सीजन तो बचा ही नहीं ना, ये इतनी रिएक्टिविटी क्यों हो रही है, ड्यू टू ऑक्सीजन एटम। अब तो यहाँ ड्यू टू दीज टू रिएक्शन वी डू हैव ऑक्सीजन, but we don't have that oxygen atom anywhere to react with the oxygen molecule, oxygen gas molecule to form the ozone। ये बात समझ में आई। जो Cl है ना, it is acting, देखो Cl फ्री हो गया, ये दो रिएक्शन अगर तुम देखो, क्लोरीन O3 के साथ ये बना, फिर ये दूसरे के साथ कंबाइन करके इसने वापसी O2 बना दिया और खुद फ्री हो गया। अब ये वापसी रिएक्ट करेगा यहाँ पे, तभी तो बोला ना, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ने, इस एक क्लोरीन ने इन दो O3 को डिस्ट्रॉय करके O2 बना दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये फिर से फ्री हो गया, फिर दो को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर से फ्री हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय करेगा। तो ऐसे मतलब आई कैन से कि इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ प्राची? इज इट करेक्ट? बात समझ में आई है इतनी? यस और नो? भूमिका, इज इट क्लियर? ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है बट बहुत अच्छी बात है जो भी यहाँ पे ये स्लाइड, दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ी है, हम ओजोन पढ़ते हैं, डिप्लीशन पढ़ते हैं, बट ये हम नहीं पढ़ते हैं। तो एग्जैक्टली नाउ यू नो कि हो क्या रहा है। इट इज नॉट अ कैटलिस्ट बट इट इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट, कि ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा है। जब रिएक्शन पूरा खत्म हो गया, ये बाद में फ्री हो गया, फिर से रिएक्ट करता जाएगा। तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि अपनी पूरी लाइफ स्पेन बढ़ना, ऐसे कैसे, है ना। तो अब हमें इतनी बात तो समझ में आई कि क्या हो रहा है। पहले चलो मुझे ये बता सकते हो, सबसे पहली बार कहाँ पे, कौन से रीजन में हमें ओजोन डिप्लीशन देखने को मिला था? ये कौन सा रीजन है जहाँ पे बहुत मार्क्ड है? ओजोन होल जहाँ पे हम पढ़ते हैं, ओजोन होल कहाँ पढ़ते हैं हम? ऑलराइट भूमिका, अंटार्कटिका रीजन है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन इज पर्टिकुलर मार्क्ड ओवर अंटार्कटिक रीजन व्हिच हैज बीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिन ओजोन लेयर। ठीक है, थिन ओजोन लेयर का बहुत लार्ज एरिया है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। ये स्लाइड नोट डाउन ना करियो तो मुझे बता देना, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, इतनी बात समझ में आई? एक ना यहाँ पे नोबेल प्राइज भी आता है, जब इसकी बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, शेरवुड, ठीक है, रोलैंड, शेरवुड रोलैंड एंड मारियो मोलेना, ठीक है, विद Paul.C। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन केमिस्ट्री, अबाउट दी, जो पूरा बायोकेमिस्ट्री समझाया है ना, दे गॉट नोबेल प्राइज। ये CFC, अब तुम्हें एक्चुअली पता है रीजन कि व्हाई CFC इज सो हार्मफुल। अभी तक तो बस पढ़ते आ रहे थे कि CFC ऐसा करता है, CFC हार्मफुल है, बट कैसे हार्मफुल है, क्लोरीन क्यों ओजोन, कैसे ओजोन को तोड़ रहा है, ये बात अभी समझ में आई प्राची, भूमिका? दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज मॉन्ट्रियल? मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा में है, ठीक है, मॉन्ट्रियल इज इन कनाडा। एक ट्रीटी साइन हुई थी इन 1987, ठीक है, and was effective in 1989. What was the main motto of this treaty or this protocol? To control emission of ozone depleting substances, ठीक है, ODS भी लिखा होता है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज याद कर लेना इसको। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या क्या हो गए? ODs क्या है? ये CFC आपका है, CH4 है, CCl4 है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके ODs हैं, ठीक है। और अभी हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं, जो CFC को हम लोग HFC से रिप्लेस कर रहे हैं।
व्हाट आर वी डूइंग, वी आर ट्राइंग टू डू कि हम CFC को किससे रिप्लेस कर दे, HFCs. व्हाट इज HFC? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. इतनी बात क्लियर है? Bhumika, Prachi, is it clear? All right. So now we are done with the ozone वाला portion as well. ठीक है, अब हमें बात करनी है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, दैट इज डिग्रेडेशन बाय, हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात कर रहे हैं. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज. तो ये लास्ट इश्यू एनवायरमेंट का, जिसमें हम डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, ठीक है, सो डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. ठीक है, कि हम जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका डिग्रेडेशन कर रहे हैं बाय देयर इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस. ठीक है, कैसे, क्या हम इसमें पढ़ते हैं? सबसे पहले सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन. सॉइल इरोजन व्हाट इज, हाँ जानवी? सॉरी मैम, बीच में लीव करना पड़ा, वो कनिष्का को फोन का बहुत जरूरी काम था, उसका कल पेपर है एक्चुअली. कोई दिक्कत नहीं जानवी, अभी ठीक है. नेट, मुझे लगा नेट का इश्यू हो गया. नहीं, नेट का नहीं, 3 GB है मैम अब तो. ऑल राइट, तो अभी लास्ट टॉपिक है हमारा ये, soil erosion and desertification. ठीक है, what is soil erosion? We are familiar with soil erosion and desertification, both the term. हमें पता है जो soil की टॉप फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है, उसको बनने में हजारों साल, बहुत सेंचुरीज लग जाती हैं, बट दिस कैन बी रिमूव्ड. बनने में तो इतनी मेहनत लगती है, बट रिमूव करना इज अ वेरी इजी टास्क. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज बाय व्हिच वी कैन रिमूव द फर्टाइल टॉप सॉइल ऑफ बेसिकली फर्टाइल टॉप सॉइल. ठीक है, बाय ओवर कल्टिवेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, उससे डिफॉरेस्टेशन कर दिया, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस. ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से वी कैन इजीली कन्वर्ट, मतलब एन वेरी फर्टाइल एरिया इनटू अ एरिड पैच ऑफ लैंड. वी कैन इजीली कन्वर्ट दैट. ठीक है, और जिससे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बन जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा. ठीक है, ओवर कल्टिवेशन हुई, ग्रेजिंग हुई, डिफॉरेस्टेशन किया, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से ऐसा हो गया, धीरे धीरे वो डेजर्ट बन जाएगा. राइट, सो द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, दिस इज सॉइल इरोजन which can lead to desertification, ठीक है, this is important, पता होना चाहिए. When large barren patches extend and meet over time, the desert is created. ये भी हमारा ही किया हुआ काम है, जहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं है. एंड नाउ डेजर्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, पर्टिकुलर ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, व्हाट इज द मेन रीजन, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन, सो दैट इज अर्बनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, सो हम लोग बात करें डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन. तो पहला सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन. उसके बाद नेक्स्ट आता है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, व्हाट इज दिस? व्हाट इज वाटर लॉगिंग? वाटर लॉगिंग तो मैम होता है पानी इकट्ठा हो जाता है गड्ढों में. बेसिकली हाँ, मतलब मान लो तुम इरिगेशन तो कर रहे हो, तुम सिंचाई कर रहे हो, तुम इरिगेशन कर रहे हो, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड्स में, सॉइल में, लेकिन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर. वो भी तो नहीं करते हैं ना. इरिगेशन अगर करते हैं तो वी नीड टू हैव प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर. अब उससे क्या होता है, व्हेन वी आर इरिगेटिंग विदाउट द ड्रेनेज ऑफ वाटर, इट लीड्स टू वाटर लॉगिंग. ठीक है, अब वाटर जब लॉग हो जाता है, हमें पता है कि ये पीस ऑफ लैंड है, लेट्स सी व्हाट वी हैव. सी इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल. अब क्या होगा, वाटर लॉगिंग जब हो गई है, नो, वाटर लॉगिंग जब हो गई यहाँ पे, इसमें पुअर एरेशन होती है ना. सॉइल में पानी भर गया, अंदर ऊपर पानी भर गया, ऐसे इकट्ठा, तो एरेटेड तो रही नहीं. अब जिसकी वजह से एरेशन ही नहीं होगी तो प्लांट्स को एयर नहीं मिल रहा है, प्लांट्स को एयर नहीं मिल रहा, विच फर्दर इज विल लीड टू पुअर प्लांट ग्रोथ. ये सब हम पढ़ चुके हैं 11th में भी. ठीक है, एंड चलो ग्रोथ खराब होगी, तुमने ओवर इरिगेशन कर दिया, ग्रोथ खराब हो गई, बिल्कुल सही बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट, दो चीजें,
जैसे वहां पे सॉइल इरोजन एंड मैल प्रैक्टिसेस, अदर मैल प्रैक्टिसेस कैन लीड टू डिजर्टिफिकेशन. नाउ हियर वाटर लॉगिंग है. अब जो वाटर लॉगिंग से क्या होता है, वाटर लॉगिंग इट ड्रॉ सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ सॉइल. जो सारा सॉइल है वो ऐसे सॉल्ट है, ये ऊपर सरफेस पे आने लगता है. The salt then is deposited as a thin crust on the land surface. ठीक है, ये रूटेड वाले एरिया में, ठीक है, जो रूट्स हैं प्लांट की, वहां पे इकट्ठा होने लग जाता है. और हमें पता है दिस इंक्रीज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. इंक्रीज सैलिनिटी, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ गई तो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट होगी और पूरा एग्रीकल्चर डैमेज हो जाएगा. ठीक है, तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है. हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं ना, तो soil erosion is a problem, desertification is a problem, water logging is a problem, and again soil salinity is also a problem. And what is the cause? The cause is improper utilization and maintenance. We are doing that, right? इतनी बात समझ में आई? Yes or no? वही है, ठीक है. Yes, Come in the ma'am. wake of green revolution. Please पढ़ लेना green revolution को भी. ठीक है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए बिकॉज वी डू हैव सच काइंड ऑफ टॉपिक्स नाउ. 11th में ऐसे टॉपिक्स नहीं थे बट अभी हैं. डिफॉरेस्टेशन, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? एफॉरेस्टेशन जब नहीं हो, मतलब जब पेड़ कट कुट गए हो. द फॉरेस्ट नॉट पेड़, 4 पेड़ काटना इज नॉट डिफॉरेस्टेशन. ठीक है, अपनी सोसाइटी के पेड़ काट दोगे तो दैट इज नॉट डिफॉरेस्टेशन. व्हेन यू आर converting a forested area into the non forested one, ये बोल सकते हैं हम, right? That is deforestation. अभी recall test नहीं कर रहे हम, we'll do them later on. ठीक है, so deforestation is the conversion of forested, जानवी याद आ गया, emojis, into the non-forested area. ठीक है, around the 40% of forest have been lost in tropics in comparison to only 1% in temperate region. ठीक है, तुम्हें पता है ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा होते हैं और हमने इतने ज्यादा वहां पे खर्च भी कर दिए हैं, राइट? अब क्या हुआ, कुछ डेटा दिए हुए हैं बुक में which are important. These data, see, at the beginning of 20th century forest covered about 30% of land of India. Okay, and by the end of the century कितना हो गया? 21 point this. ठीक है, so which is not again a very good thing, right? कुछ बुक्स में बेसिकली नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, इट्स नॉट ऑफ वर्ल्ड. रीड द स्टेटमेंट के जो प्लेन्स है वहां पे देयर शुड बी 33% फॉरेस्ट कवर. ठीक है, एंड इन द हिल्स इट शुड बी 67%. हिली एरियाज में तो ज्यादा होता है ना, तुमने जब भी जाते हो पहाड़ों में तो देखते हो. ठीक है, so you need to learn these data, these are important. Cause, effect and prevention of deforestation. अच्छा, उससे पहले रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन या कॉज की अगर हम बात करें, मेजर रीजन क्या है? एग्रीकल्चरल. ठीक है, सो बेसिकली फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एंड ताकि हमें ही तो फीड करना है, तो हम लोग जंगल काटे जा रहे हैं. ये जंगल है, यानी यहाँ भी कभी जंगल था, ये भी जंगल ही था और शायद ये भी जंगल ही होगा, है ना? ये सब फॉरेस्ट था और हमने इस सारे फॉरेस्ट को लैंड में कन्वर्ट कर दिया है एग्रीकल्चर. सो पहला मेन रीजन क्या है इसके लिए. दूसरा रीजन और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? व्हाट कुड बी दी अनदर रीजन ऑफ डिफॉरेस्टेशन? फॉरेस्ट फायर. Forest fire, बिल्कुल सही. Another contributory factor of course is the slash and burn agriculture, commonly known as झूम cultivation. सुना है ये? सोशल साइंस में भी पढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होता है ना? क्या करते हैं? कुछ नहीं, जला देते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट को जला दिया जाता है. ठीक है, उसके बाद बर्न कर देते हैं. ऐश को एज अ फर्टिलाइजर, जो ऐश बचती है ना उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं और इस बची हुई लैंड को फिर फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज करते हैं. थोड़े टाइम के बाद ये इस एरिया को छोड़ देते हैं ताकि रिकवर हो जाए. ठीक है, और किसी और एरिया में जाके सेम प्रोसीजर करते हैं. ठीक है, ash used as a fertilizer, land used for farming and cattle grazing. Farmer cut down the trees of the forest and burned the plant remain. बिल्कुल वही है, झूम खेती है पूरा, slash and burn. In earlier days when झूम खेती was in prevalence, झूम cultivation was in prevalence, enough time gap was given. ठीक है, ताकि अच्छे से लैंड कल्टीवेट. एक्चुअली पहले क्या हुआ, जब ये झूम कल्टीवेशन शुरू हुआ ना, इसका मेन मोटो क्या था कि ठीक है ना यार, इतना सारा फॉरेस्ट है, थोड़ा सा काटा
खेती की, अपना खाने के लिए चीजें आ गई, उसके बाद खूब सारा टाइम दिया उसको, है ना, और दूसरी जगह खेती कर ली। बट अभी क्या हुआ है, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गया है ना, इतना पॉपुलेशन बढ़ गया है, बहुत रिपीटेड कल्टीवेशन हो गया है, और रिकवरी फेज हो गया है कम, तो वो ग्रो ही नहीं कर पाता, और रीफॉरेस्टेशन हो ही नहीं पाता, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन होता है। मैम ये तो बैन हो गया है ना शायद से अब। हाँ, ये तो बैन हो गया है ना, क्योंकि ठीक है। कॉन्सिक्वेंस से पहले एक और मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ पे, कॉज हमारे जितने प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जैसे टिम्बर, वुड एक्सेट्रा, है ना, इन सब चीजों के लिए तो हम करते ही करते हैं डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट, अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट इज द सबसे मेजर इफेक्ट क्या है पेड़ काटने का? CO2 लेवल बढ़ जाते हैं तो जो कार्बन होता है डाइऑक्साइड का बढ़ क्या जाना, होता है क्योंकि उसको पेड़ ही ग्लोबल होते हैं, वार्मिंग। है ना, बिल्कुल। हम ही है, हम भी CO2 रिलीज कर रहे हैं, हमने पॉपुलेशन अपनी बढ़ा ली, अपनी तो बढ़ा ली हमने खूब सारी, और हम रेस्पिरेशन कर ही रहे हैं, सब भर भर के CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, लेकिन जो उस CO2 को वापसी एब्जॉर्ब करके हमें सांस देने के लिए ऑक्सीजन देता है, उसको हमने काट दिया, तो सिर्फ CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और CO2 के सारे साइड इफेक्ट्स हमने अभी अभी में पढ़ लिए, ठीक है, कि CO2 का क्या रोल है हमारी एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बिल्कुल सही बात है, डाइवर्सिटी नहीं है, एंड हाइड्रोलॉजिक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी की पूरी साइकिल, बिकॉज जंगलों का तो, पेड़ों का तो बहुत बड़ा रोल है ना, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, एंड लेटर ऑन डेजर्टिफिकेशन ही होता है, तो कॉन्सिक्वेंस सॉइल इरोजन, जंगल नहीं है तो सॉइल इरोड हो रही है, जिससे अब डेजर्टिफिकेशन हो रही है ना, राइट। उसके बाद आता है हमारा प्रिवेंशन, कैसे कर सकते हो डिफॉरेस्टेशन, ऑफ कोर्स रिफॉरेस्टेशन, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट, एक बार रिमूव हो गया, पर अब वही है कि आप उसको टाइम दे रहे हो ताकि वो दोबारा से रीस्टोर खुद को कर सके, ठीक है। एक जैसे हम लोग मनाते हैं ना, वन महोत्सव भी मनाते हैं टी प्लांटेशन के लिए, राइट, इंडिया में 1950 से शुरू हुआ था वन महोत्सव मनाना, ठीक है, ये जुलाई में और फैब में होता है हर साल। Reforestation can be speeded up by planting trees, of course we can do that. अब आता है केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन, कुछ बता सकते हो? चलो ये केस स्टडी तुम मुझे बता दो, ऐसे कोई तुम मुझे मूवमेंट्स बता दो जहां पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जंगलों को बचाने के लिए। अमृता देवी बिश्नोई, कुछ याद आता है? जानवी, अच्छा, चिपको मूवमेंट याद आता है? चिपको मूवमेंट याद आता है, पेड़ पे चिपक गए थे, ठीक है, पेड़ तो चिपक गए थे, ऐसे अमृता देवी बिश्नोई था, ठीक है, वहां पे भी इन्होंने हक को ही हक किया था, ट्रीज को, बहुत पूरा अवार्ड है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड होता है, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ, क्या हुआ था ये बेसिकली, ये सब इंडिया की हिस्ट्री है, ठीक है, इंडिया के बाहर की नहीं है, इंडिया की ही पढ़ रहे हैं हम। ये बात है 1731 की, ठीक है, कहाँ पे, जोधपुर में, राजस्थान जोधपुर में जो किंग थे ना, उन्होंने अपने एक मिनिस्टर को बोला टू अरेंज वुड, ठीक है, कि जी हमें अपना एक पैलेस बनाना है, आप जाइए और वुड अरेंज कीजिए। तो जो मिनिस्टर, उनके वर्कर थे, जंगल में पहुंच गए, ठीक है, एक गांव के पास जंगल में पहुंच गए, वहां पे बिश्नोई, बिश्नोई एक मतलब होती है, कास्ट होती है, बिश्नोई रहते थे सारे के सारे, ठीक है, कि भाई कड़ को, अब वहां पे एक बिश्नोई विमेन थी अमृता देवी, उन्होंने क्या किया, शी हग अ ट्री, ठीक है, एंड उसने अपने जो राजा के जो लोग थे ना, तो उन्होंने उनको बोला कि जी मुझे काटो पहले, उसके बाद तुम पेड़ को काट देना, ठीक है, मतलब उसके लिए ट्री बहुत ज्यादा मैटर करता था। अब उन्होंने क्या किया, दे कट दी ट्री, बिकॉज उनके पास राजा का ऑर्डर था, ठीक है, उनके राजा ने उनको ऑर्डर किया था, तो उन्होंने अमृता देवी के साथ पूरे ट्री को कट डाउन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, साथ ही साथ अमृता देवी के साथ साथ उनकी 3 बेटियां थी, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी सोसाइटी में उनके गांव में बिश्नोई थे ना, वो सबके सब ने मतलब सब लोगों को, पेड़ों के साथ सब लोगों को काट दिया उन लोगों ने, ठीक है।
तो इस तरीके से दैट्स वाई अब उसके नाम पे हम लोग अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोटेक्शन अवार्ड देते हैं। ये स्टोरी तुमको पता होनी चाहिए। एंड दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज में हम लोग नहीं करते, फॉर द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज, और जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा करेज दिखाया। मतलब मान लो जंगलों में, गांव में लोग रहते हैं जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव दिखाया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, उन केस में हम लोग क्या करते हैं, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टोरी समझ में आई, यस और नो? यस मैम। ठीक है, बातें तो कर रही हो जानवी तुम। प्राची? नहीं मैम, मैं बात नहीं कर रही थी। अच्छा ठीक है। मैं See, in 1970 ओके चलो, नाउ चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, प्लीज इन तीनों चीजों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यू नीड टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन देम एज वेल। अमृता देवी बिश्नोई एंड चिपको मूवमेंट, पूरी कहानी सुनाई है मैंने तुम्हें, राजा महाराजा टाइप, जोधपुर राजस्थान में हुआ था। वो 1971 में, सॉरी 1731 में था, अब 1974 में, ठीक है। 90 तुमने बहुत ज्यादा पढ़ा है, चिपको मूवमेंट वही था, सेव फॉरेस्ट हक कर लिया। लोकल वुमेन ऑफ गढ़वाल Himalaya showed enormous bravery in protecting trees from acts of contractors by hugging them. ठीक है, ये मार्च 1974 की बात है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल में चमोली डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली, ठीक है, वहां पे ये हुआ था जिसको हम चिपको मूवमेंट बोलते हैं। यू नीड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट प्लीज, ठीक है, ओके। हाँ बोलो। कुछ नहीं मैम, सॉरी, बहन कहानी सुना रही थी। एक मूवमेंट और तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। चिपको मूवमेंट तो तुमको पता है, तो मुझे ना एक मूवमेंट और बताओगे, एपिको मूवमेंट, APPI KO मूवमेंट, ऐसा ही है ये भी, ठीक है। ये साउथ इंडिया में हुआ था। ऑलराइट, 3 मूवमेंट हो गए, बिश्नोई, मतलब बिश्नोई, चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट। साल याद रखने, कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से साल में हुआ था, सभी के सब में हगिंग ट्रीज हुआ था, ये तुमको पता है। नेक्स्ट है हमारे पास द लास्ट टॉपिक, वेरी लास्ट टॉपिक, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM। हाँ जानवी बोलो। मैम मैं एपिको मूवमेंट बताऊं किसने शुरू किया था? बताओ। युवक मानसेन। मेरी आवाज बहुत कट रही है जानवी, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1980 हैज इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज जॉइंट? इसका मतलब जो गवर्नमेंट है वो मिलके काम करेगी विद द लोकल कम्युनिटीज, ठीक है, विद द लोकल, बिकॉज गवर्नमेंट भी नहीं प्रोटेक्ट कर सकती ना। पहाड़ों में जाते हो तुम, घूमने जाते हो तुम, देखते हो लोग कहाँ कहाँ पे घर बना के रहते हैं, है ना। तो जो लोकल लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटीज होती हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट, और ऐसे एफर्ट्स हमें इतने सालों में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो इसी को हमने बोला JFM, दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बदले क्या होगा, मिलके काम करेंगे, बदले में जो लोकल हैं उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट और सबके बेनिफिट्स मिलेंगे, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सस्टेनेबल मैनर में हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। नाउ वी आर डन विद दिस चैप्टर, ठीक है। एक चीज और, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, 2-3 चीजें मैं बता रही हूँ, यू नीड टू गो थ्रू देम। We are done with this chapter. अभी मैं क्लास जस्ट खत्म करके मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी इसका, जस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल, रीड द NCERT, ठीक है। नाउ वी आर डन विद द कॉलेजिंग, ओके। अब नेक्स्ट हमारा बायोटेक रह गया, विल स्टार्ट विद द बायोटेक, ठीक है। जानवी, प्राची, भूमिका, अगला जो भी टेस्ट होगा पूरी इकोलॉजी का लूंगी मैं, तो स्टार्ट स्टडिंग, काफी कुछ है इकोलॉजी में, ठीक है। सारे चैप्टर इकोलॉजी के पढ़ना शुरू करो, NCERT मॉड्यूल, NCERT की लाइन अच्छे से मार्क करो, ऑलराइट। चलो ठीक है, मॉड्यूल अपलोड करके आई ड्रॉप अ टेक्स्ट ओवर व्हाट्सएप ग्रुप, ऑलराइट। चलो बाय बाय।